Hello friends, how are you? I, Dr. Sunil Sinhamar, welcome you all in this lecture. And in this lecture, we will continue our discussion about the rolling process. इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी में भी रोलिंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने रोलिंग के बारे में बेसिक डिस्कशन किया है कि रोलिंग क्या है और उसके बारे में बेसिक टर्म्स क्या है। अगर उस पार्ट को आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली इस पार्ट में आपको इजी रहेगा समझने में। उस पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, सो प्लीज़ वॉच दैट दोज वीडियोस। इसमें मैं बेसिकली जो न्यूमेरिक अपना फार्मूलाज जो है वो डिस्कस करूँगा, उनको डिराइव कैसे करते हैं, हाउ टू डिराइव दैट दोज फार्मूलाज। और these are very important from the subjective paper point of view, competitive exam point of view and interview point of view. So let's discuss about rolling. तो सबसे पहले तो मैं एक इम्पोर्टेंट टर्म जो है लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस नहीं किया था जिसके बारे में, वो है एक रह गया था एक पॉइंट, वो है ड्राफ्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोलिंग में। इसमें क्या होता है कि जैसे ये अभी यहाँ पे द थिकनेस द मैक्सिमम थिकनेस रिडक्शन इन द सीट आफ्टर द रोलिंग इज कॉल्ड द ड्राफ्ट। सपोज करो कि इनिशियली द थिकनेस ऑफ द सीट वाज T1, initially it was T1 और after the rolling it becomes T2। तो जो थिकनेस में रिडक्शन क्या हुआ, थिकनेस में रिडक्शन हुआ T1 माइनस T2। इसी को हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। इसको यूजुअली D से डिनोट करते हैं। सो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, T1 माइनस T2 से, और ये हो जाएगा ड्राफ्ट। और इसका वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे इस स्कीमेटिक डायग्राम में देखिए, बोथ साइड से T1 माइनस T2 जो है आपका ओवरऑल जो रिडक्शन हुआ है दोनों साइड से, वो T1 माइनस T2 हुआ है। टोटल T1 में से T2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, हाफ T1 माइनस T2 यहाँ पे हुआ है और हाफ इधर हुआ है। ठीक है, अगर टोटल ड्राफ्ट D है तो बोथ साइड क्या हुआ है, D/2 हुआ है। तो इधर भी यही ड्राफ्ट जो है आपका, इसको मैं यहाँ पे भी बताऊँ आपको, तो D/2 यहाँ पे भी D/2 ड्राफ्ट है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली हियर ऑल्सो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका ड्राफ्ट के बारे में हो गया। द मैक्सिमम रिडक्शन इन द थिकनेस आफ्टर द रोलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द ड्राफ्ट। उसके बाद हम इसमें आज कुछ जो आर्क ऑफ लेंथ जो है उसका फॉर्मूला हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या मैक्सिमम ड्राफ्ट का फॉर्मूला होगा, उन सबको हम लोग ड्राइव करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए, ये हमें पता ही है कि ये रोल्स हैं, रोलिंग जिससे होगा परफॉर्म होगा। 2 रोल्स रहते हैं, दोनों एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करते हैं, रोल 1 रोल 2, और इनका स्पीड कांस्टेंट रहता है और दोनों का सेम होता है, एक का कम ज़्यादा नहीं होगा, अदरवाइज इसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा सीट में, जो फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा, इसलिए दोनों का सेम रोटेशन रहता है। तो लेट्स दिस इज सेंटर O, और जो यहाँ पे ये एक पॉइंट ये है कनेक्शन का और एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है, दिस इज़ नॉट परपेंडिकुलर, ये कोई भी एंगल हो सकता है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। और यहाँ पे मैं इसको भी मिला देता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था, जैसे अभी ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया, ये रेडियस, इस रोल का रेडियस R है, ये भी इस रोल का रेडियस R है। ठीक है, और ये
ए टू बी क्या है, आर्क लेंथ है। एक्चुअल में ये कर्व होता है, बट क्योंकि द एज कंपेयर टू दिस आर्क लेंथ द रेडियस ऑफ द रोल इज़ लार्ज, तो लार्ज रेडियस के केस, क्योंकि लार्ज है इसका रेडियस रोल का, इस केस में हम इसको कर्व नहीं, इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट है। तो ये आपका आर्क लेंथ हो गया एल, अभी के लिए आर्क लेंथ हो गया आपका एल, इससे एल से इसको मैं लिख रहा हूँ। और जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने देखा होगा कि लाइन का प्रोजेक्शन होता है, इसी तरह इसका जो आर्क लेंथ एल का प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर हम डालेंगे, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन अगर हम लिखेंगे, प्रोजेक्शन इसका अगर हम लिखेंगे तो ये रहेगा। और इसको मैं अभी फॉर द टाइमिंग इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, एस, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके भी बनाऊंगा, अभी देख लीजिए आप इसको हम बड़ा करके भी बनाऊंगा डायग्राम को। ये पॉइंट जो ये परपेंडिकुलर है इस रेडियस के, ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, सो इस ये है पॉइंट इसको मान लेता हूँ सी पे मिलता है, ये एस जो लाइन है ये पॉइंट सी पे मिलता है, पॉइंट सी पे लाइन मिल रहा है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, तो मैं अगर इसको मैग्नीफाई करूँ, इसको मैग्नीफाई करके अगर मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा आपका जो लाइन है। ये आपका सेंटर ओ हो गया, और ये आर हो गया, ये आपका एल हो गया, ये ओ ए बी, और दिस इज़ एस जो आपका प्रोजेक्शन है इस एल का, इस पॉइंट पे प्रोजेक्शन रहेगा एस, ये मिल रहा है आपका सी पे, और ये लेंथ आर है, एंड ये टोटल कितना है, ये टोटल जो लेंथ है ये भी आर है, ये रेडियस ऑफ द रोल है ना, बट ये कितना रहेगा, क्योंकि ये क्या है इस इमेज में देखो यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे वाला पार्ट तो आपका ड्राफ्ट है, d/2, ड्राफ्ट का हाफ है, d/2 है, तो टोटल आर है, नीचे वाला पार्ट है d/2, ये d/2 है आपका, तो ये कितना हो गया r माइनस d/2, ठीक है। ये क्लियर है, ये 90 डिग्री पे है इधर। तो सभी जो लेंथ है वो हमने डिफाइन कर लिया है। और ये एंगल कितना होता है, एल्फ़ा, ये एंगल होता है एल्फ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं, बाइट एंगल बोलते हैं। ये एल्फ़ा जो आपका है बाइट एंगल है, ठीक है, तो या एंगल ऑफ बाइट भी इसको बोल देते हैं। अब इसको देखेंगे हम लोग, अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा मेन एम जो क्या है, आर्क लेंथ का वैल्यू निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर इसको ये बोल दें कि हमने मैक्सिमम ड्राफ्ट निकालना है, इसका वैल्यू अभी हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला AOC, ये ट्रायंगल AOC ले लेते हैं, ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC में पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ये वाला लेंथ कितना है, आर माइनस d/2, आर माइनस d/2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2r d/2। अब ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे r क्या है, हियर r इज द रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रोलर, और d क्या है, ड्राफ्ट, ठीक है। s जो था, l क्या है इसमें अगर हम यूज़ करेंगे वो आर्क लेंथ, या इसको ये बोल सकते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसको कॉन्टैक्ट लेंथ बोलेंगे, आर्क लेंथ नहीं, कॉन्टैक्ट लेंथ और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। और क्या है इसमें, एस जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एल,
एल का प्रोजेक्शन है, अल्फ़ा है वो बाइट एंगल है। तो सब कुछ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है और ये आपका हो गया। तो इसमें ये हो गया क्या, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अभी आपके पास ये बचा है डी स्क्वायर बाय 4। ओके, तो डी स्क्वायर बाय 4 माइनस आर डी ये बचा है। तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा इसमें, एस स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका आर डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4। ओके, ये आपका एक आपके पास एक वैल्यू है, अभी इसको नोट करके रखें। हम ये भी बोल सकते हैं कि एस इक्वल टू आपका क्या रहेगा, आर डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4 और इसका अंडर रूट, ये आपका एस का वैल्यू आ गया। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी हम दूसरा करते हैं, अभी इसका दूसरा देखते हैं कि क्या रहेगा। ट्रायंगल आपका कौन सा है दूसरा ट्रायंगल, ये मान लो ए सी बी, ट्रायंगल ए सी और बी, ट्रायंगल ए सी बी में क्या रहेगा। सिमिलरली उसी तरह देखो तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये बी सी जो लेंथ क्या है डी बाई 2, तो डी स्क्वायर बाय 4। और क्योंकि हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर की वैल्यू आर डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4, तो ये पुट कर देते हैं इसमें आर डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ये आपका डी स्क्वायर बाई 4 से कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर का वैल्यू जो आपके पास आएगा, एल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर डी। और हम अगर बोलें तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर डी का अंडर द रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा। ये आपका एल मीन्स जो आपका कॉन्टैक्ट लेंथ है उसका वैल्यू आ गया अंडर द रूट आर डी। आर वहाँ पे रोलर का रेडियस है और डी ड्राफ्ट है। अभी एक वैल्यू हमारे पास निकल आया है, हमने एक वैल्यू निकाल लिया है। इसको मैं एक आगे आपको याद रखने का एक तरीका बताऊंगा, आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये वाला जो आप इसको अभी ध्यान रखना है आपने, ये देखो इसी ट्रायंगल में देखो एओसी में, इन ट्रायंगल एओसी टेन एल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन एल्फा इक्वल टू क्या होगा, एस बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है इस एओसी में, बेस क्या है ये वाला ओसी, ओसी की वैल्यू क्या है आर माइनस डी बाई 2, आर माइनस डी बाई 2, ठीक है, आर माइनस डी बाई 2। और एस का वैल्यू क्या है, एस का हमने भी निकाला ना, एस का वैल्यू यहाँ पे क्या है अंडर द रूट आर डी, क्या है एस का वैल्यू आर डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट, और डिवाइड में इसकी ये है आर माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे हमें क्या एक अजम्पशन टाइप में हमें करना है, क्या करना है, क्योंकि बिकॉज द रेडियस ऑफ द रोलर इज़ लार्ज एज कम्पेयर टू द ड्राफ्ट, आर इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द ड्राफ्ट, इसलिए हम यहाँ पे जो डी स्क्वायर का वैल्यू और भी स्मॉल हो जाएगा, उसकी वैल्यू को आर से अगर डी को माइनस करेंगे मान लो, तो हम उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, बहुत ही कम चेंज आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू को अभी के लिए नेगलेक्ट करके इसको 0 ले लेते हैं। सिमिलरली डी बाई 2 को भी 0 ले लेते हैं, क्योंकि आर के कंपैरिजन में इसका वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो राइट नाउ हियर अभी क्या है, टेन एल्फा इक्वल टू अंडर द रूट आर डी है और इधर आर है ओनली, तो टेन एल्फा इक्वल टू अंडर द रूट आर डी बाय आर।
तो ये क्या बन गया, ये इसका अंडर द रूट आर स्क्वायर मान लेंगे, तो डी बाय आर अंडर द रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है ना, कोई इशू नहीं है। तो अभी टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, डी बाय आर अंडर द रूट। अब एक फॉर्मूला ये भी है अपने पास। नाउ वी विल रिजॉल्व द वेरियस फोर्सेस। अब हम फोर्स कैलकुलेशन करेंगे कि जो रोलिंग टाइम पे वेरियस फोर्सेस जो एक्टिंग में रहती है, एक्ट करती है, उनकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो द मेन फोर्सेस आर लाइक, यहाँ पे एक रहेगा आपका F, हम जिसको F से डिनोट कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और एक आपका रहेगा फ्रिक्शन फोर्स के नॉर्मल, जैसे नॉर्मल मैकेनिक्स जनरली क्या है, मैकेनिक्स में हम लोगों ने स्टडी किया है ना कि फ्रिक्शन फोर्स होगा, वहाँ कोई ऊपर कोई फोर्स लग रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। तो वहाँ पे एक हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो या जो नॉर्मल फोर्स मानेंगे या जिसको रिएक्शन फोर्स भी बोलेंगे, वो एक P रहेगा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या रहेगा, रिएक्शन फोर्स इसको बोल लेते हैं। तो क्या अगर नॉर्मल रिएक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका जो फॉर्मूला क्या रहता है उस केस में, मैकेनिक्स में क्या रहता है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन, ये रहता है ना, वेयर F इज़ द फ्रिक्शन फोर्स, N इज़ द नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यही फॉर्मूला हम इसमें भी यूज़ करेंगे। तो इसमें अभी क्या है, फोर्सेस हम देखें तो ये आपका मान लो सेंटर पॉइंट है, जहाँ से ये हम मान लेते हैं कि फोर्स रहेगा। पहले मैं आपको इस स्कीमेटिक डायग्राम में बता देता हूँ, तो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा देखना ये। तो अभी यहाँ पे जो ये सेंटर था, सेंटर पे ये आ रहा है आपका, ये है जो मैं जिसको बोल रहा हूँ अभी रिएक्शन फोर्स, या जो P जिसको बोल रहा हूँ, ये फोर्स बिटवीन दिस रोल और सीट जहाँ पे सीट टच कर रहा है इस रोल को, और वहाँ से अभी ये कॉन्टैक्ट में है, जहाँ पे उनके बीच में जो फोर्स है, ये जो है P है, फोर्स बिटवीन रोल एंड दिस सीट। और इसको मैं अभी बोल रहा हूँ कि इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका अल्फा एंगल ऑफ बाइट है, और इनके बीच में फ्रिक्शन है, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इनके बीच में फ्रिक्शन रहेगा, डोमिनेंट रहेगा इनिशियली, जो कि इसको ड्रैग करने में सीट को हेल्प करेगा बिटवीन दिस रोल गैप में। ये फ्रिक्शन फोर्स आपका F रहेगा, ठीक है। तो ये एक जो इसका मेन स्कीमेटिक से आपको देखने वाला बात है, समझना पड़ेगा कि ये कैसे एंगल काम करते हैं। तो ये एंगल ऑफ बाइट आपका सेंटर से, ये सेंटर मान लो, यहाँ से एंगल ऑफ बाइट अल्फा है, और इसी से आपका ये फोर्स है P, ठीक है, जो अभी आपको स्कीमेटिक में बताया था मैंने। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में जो रिएक्शन फोर्स और ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में आपका रहेगा इसका फ्रिक्शन फोर्स। ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में है आपका फ्रिक्शन फोर्स है F, ठीक है। अभी जो एंगल कौन कौन से रहेंगे, क्या एंगल रहेंगे, वो देखना है हमें। अगर फोर्स रिजॉल्व करें एक्स एंड वाई के अलोंग, हम फोर्स को रिजॉल्व करके देखें तो क्या आएगा। फोर्स रिजोल्यूशन अगर हम करें तो ये तो आपका हो गया P, तो इसका y की डायरेक्शन में और x की डायरेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल है, तो ये क्या रहेगा P कोस अल्फा, और ये रहेगा आपका P साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ भी देखिए, इस वाले केस में क्या हो रहा है। इस वाले केस में भी हम अगर फोर्स का रिजोल्यूशन करके देखें, फोर्स रिजोल्व करके देखोगे आप, तो आपको ये दिखेगा, जैसे इसका रिजल्टेंट F इस साइड है, तो इसका जो बनेगा, एक तो इस साइड बनेगा रिजोल्व करने पे, एक ये y की डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में, ये y की डायरेक्शन में। अब एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे मैथमेटिकल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि मैथमेटिकल एक थ्योरम होती है कि अगर किसी दो लाइंस के बीच में,
दो किसी लाइंस के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, तो उन दोनों की परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी जहाँ पे मिलेगी वो अल्फा एंगल बनेगा। मान लो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर जहाँ भी होगा ये हो गया मान लो, तो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलेगा वहाँ भी अल्फा एंगल होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये एंगल हम दे सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है, इसके परपेंडिकुलर लाइन आई ये, इसके परपेंडिकुलर आपका जो ये लाइन रहेगी ये एफ, फ्रिक्शन फोर्स इसके परपेंडिकुलर है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा एफ कोस अल्फा और ये रहेगा एफ साइन अल्फा। तो ये भी हमने रिजॉल्व कर लिया, इनवर्स जो फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करके हमने नोट कर लिया है। अभी देखो इसमें सब फोर्सेस निकालने के बाद क्या आया हमारे पास, सब फोर्सेस को निकालने के बाद नेट जो आपका सीट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, आपका सीट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम एक्स डायरेक्शन है, एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, इसके अपोजिट में उसका होगा एक्स में, वो नेगेटिव ले लेंगे। सिमिलरली एक कंपोनेंट वाई को हम पॉजिटिव ले लेंगे, मान लो वाई में इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अपर जो है नेगेटिव ले लेंगे। मतलब जो एक्स की अगर फोर्स को हम रिजल्टेंट निकालेंगे, इस डायरेक्शन वाली को पॉजिटिव ले लेंगे और इसमें जो जाएगी उसको नेगेटिव ले लेंगे रिजल्टेंट के लिए। ऐसे ही होता है ना, मान लो ये फोर्स 5 है और ये मान लो 2 फोर्स है इसका वैल्यू, तो नेट और मूव इस साइड कर रहा है बॉडी, तो नेट क्या रहेगा 5 - 2 = 3 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 3 हो जाएगा। इसी तरह हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अभी मान लो रिजल्टेंट एक्स जो है, रिजल्टेंट क्या रहेगा, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या रहेगा आर एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेट एक्स जो है क्या है, > 0 रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव है इसकी वैल्यू। आर एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट जो है फोर्स एक्स डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, > 0 होगी। अब एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस कौन कौन सी है इन दोनों कंपोनेंट्स में, एक्स डायरेक्शन में एफ कोस अल्फा है, एक्स डायरेक्शन में पी साइन अल्फा है, दो फोर्सेस हैं। तो जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में जो अपोजिट में मूव कर रहा है उसको पी साइन अल्फा को नेगेटिव लेंगे। तो क्या होगा, एफ कोस अल्फा माइनस पी साइन अल्फा > 0। और एफ क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स है, वो इक्वल टू क्या है, एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो क्या इक्वल टू है म्यू × पी है। ठीक है, क्यों पी इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, 90 डिग्री पे फोर्स है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो एफ इक्वल टू म्यू पी है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो एफ की जगह म्यू पी हमने वैल्यू पुट किया, कोस अल्फा इक्वल टू कर देते हैं पी साइन अल्फा, दूसरी साइड तरफ लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव > का साइन रहेगा, पी साइन अल्फा, पी ईच अदर जो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आया, म्यू कोस अल्फा > साइन अल्फा, जिसको हम बोल सकते हैं कि म्यू > साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा, विच इज़ इक्वल टू, जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू इज़ > साइन अल्फा बाई कोस अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके यहाँ पे अभी एक आपने नोट करना है, दिस इज़ कॉल्ड द कंडीशन अनएडिड एंट्री कंडीशन। ये क्या है, म्यू > tan अल्फा को हम बोलते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अनएडिड एंट्री कंडीशन फॉर सीट। मतलब सीट को विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से अगर एंट्री करना है रोल गैप में, तो इतना फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, म्यू > tan अल्फा होना चाहिए। ठीक है, अगर विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के, अगर जस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन अगर उसको एंट्री करना है विदाउट एनी हेल्प, मीन अनएडिड एंट्री कंडीशन फॉर द सीट, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, म्यू > tan अल्फा, ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है इसमें जो आपको नोट करना है। अब इसमें आप एक पॉइंट और नोट करो कि ये देखो, इसमें हमेशा म्यू है वो ग्रेटर देन रहेगा tan अल्फा से, मैक्सिमम क्या हो सकता है, म्यू = tan अल्फा हो सकता है। तो हमने देखा है कि जो अल्फा जो है
अल्फ़ा क्या दिखाता है कि अल्फ़ा एक बाइट एंगल है जो जितना जितना ये ड्राफ्ट ज़्यादा होगा, ड्राफ्ट मतलब जो जितना थिकनेस का रिडक्शन, यहाँ चेंज इन थिकनेस ज़्यादा होगा उतना अल्फ़ा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये है आपका, ये जितना एंगल ज़्यादा होगा अल्फ़ा उतना ही ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, रिडक्शन जो है ड्राफ्ट ज़्यादा होगा, मीन्स जो हायर अल्फ़ा जो है वो प्रमोट कर रहा है आपका हाई रिडक्शन को या ड्राफ्ट को। तो जितना टेन अल्फ़ा ज़्यादा होगा, अल्फ़ा ज़्यादा होगा जितना, उतना ही टेन अल्फ़ा ज़्यादा होगा। तो जितना टेन अल्फ़ा ज़्यादा होगा उतना ही मतलब ड्राफ्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना अल्फ़ा ज़्यादा होगा उतना आपका ड्राफ्ट ज़्यादा होगा, मतलब अल्फ़ा ज़्यादा होगा मतलब टेन अल्फ़ा की वैल्यू जितनी उतनी ही ज़्यादा होगी ना, तो ड्राफ्ट भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इस कंडीशन में देखो, ये जो हमने कंडीशन यहाँ पे लिखा है, इस कंडीशन में आप देखो कि मैक्सिमम टेन अल्फ़ा कितना हो सकता है। अगर टेन अल्फ़ा कितना भी बड़ा होना चाहिए, म्यू से कभी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बड़ा नहीं हो सकता, म्यू हमेशा बड़ा रहेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा या टेन अल्फ़ा बड़ा भी होगा तो इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि म्यू इक्वल टू टेन अल्फ़ा हो जाए, यही हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कि टेन अल्फ़ा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बड़ा हो, इक्वल हो जाएगा टेन अल्फ़ा के। तो ये अगर इक्वल हो गया ना तो मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई अल्फ़ा या टेन अल्फ़ा की, मतलब ये मैक्सिमम ड्राफ्ट देगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम ड्राफ्ट का कंडीशन। मैक्सिमम ड्राफ्ट ये देगा इस कंडीशन में, ये मैक्सिमम ड्राफ्ट का कंडीशन है, यानी मैक्सिमम थिकनेस इसमें रिड्यूस होगा रोलिंग के टाइम पे। ये देखिए यहाँ पे टेन अल्फ़ा जो है, टेन अल्फ़ा जो है आपका, अगर ये म्यू के इक्वल हो जाएगा, टेन अल्फ़ा की इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को टेन अल्फ़ा में अगर म्यू के इक्वल कर दें तो ये जो ड्राफ्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये भी इक्वेशन है कि मैक्सिमम ड्राफ्ट की वैल्यू निकालना हो तो क्या रहेगा, यहाँ पे टेन अल्फ़ा इक्वल टू म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन पुट म्यू इक्वल टू टेन अल्फ़ा, इन दिस इक्वेशन पुट म्यू इक्वल टू टेन अल्फ़ा, म्यू इक्वल टू टेन अल्फ़ा हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू डी बाई आर अंडर द रूट, और हम अगर टेन अल्फ़ा की जगह म्यू कर देंगे ये वाला, तो म्यू इक्वल टू, अब डी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, इसको बोलेंगे मैक्सिमम डी, डी मैक्सिमम बाई आर। अब ये फॉर्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें अगर इसको मैं बोलूं कि डी मैक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैक्सिमम ड्राफ्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो क्या है डी मैक्स का फॉर्मूला, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से इधर म्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर, म्यू स्क्वायर इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हो गया आपका मैक्सिमम ड्राफ्ट के लिए। तो भी हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए। क्या क्या हुआ, एक तो हमने देखा ये वाला हुआ था आपका L इक्वल टू स्क्वायर रूट आर डी। नंबर दो आपका क्या हुआ, म्यू इक्वल टू अंडर डी मैक्स बाई आर, या इसी को हम ये बोल सकते डी मैक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई आर, और एक म्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू टेन अल्फ़ा। ये वाले तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, ये आपको नोट करना है अभी। तो इसमें अभी आपको मैं याद करने का एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ जो मैं याद रखता हूँ, एक ट्रिक है, वो कोई ऐसे वो नहीं है। स्पेशली जो आपके पास अभी दो फॉर्मूलाज हुए, आपके पास हुआ L इक्वल टू आर डी था, आर डी को मैं अभी डी आर लिख रहा हूँ अंडर द रूट डी आर, ये एक फॉर्मूला था। तो इसको याद कैसे रखना है, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है ना, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ। ठीक है, लेंथ वाले फॉर्मूले में जिसको हम हिंदी में याद करते हैं दूरी और समय का मल्टीप्लाई जैसे रहता है वेलोसिटी इनटू टाइम का, उसी तरह इसमें भी याद रखना है कि जो लेंथ का है, लेंथ आपको निकालनी एल, उसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों का, डी का और आर का। ठीक है, अंडरूट उसमें आएगा ही आएगा। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला आपका है म्यू का, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, डी मैक्स बाय आर है। तो दूसरा जो है इसमें लेंथ वाले में क्या है, मल्टीप्लाई होगा दोनों का, और जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है उसमें डिवाइड होगा, इसमें डी बाई आर आएगा, उसमें डी इंटू आर था, इसमें डी बाई आर याद रखना है, अंडर द रूट दोनों में आएगा। म्यू इक्वल टू क्या होता है, और डी यहाँ पे मैक्सिमम वाला है, डी बाई आर, तो एक में डी मल्टीप्लाई बाई आर है और एक में डी बाई आर डिवाइड बाई आर है। तो इससे आपको डी मैक्स भी निकाल सकते हो, म्यू भी निकल जाएगा, और ये तीनों फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा इजीली। सिमिलरली हमने देखा अभी वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालना हो तो अभी वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है,
एफ साइन एल्फा है और पी कोस एल्फा है। नीचे जो भी वाई आएगा डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसको हम पॉजिटिव फॉर द टाइम बिंग पॉजिटिव ले लेते हैं। अभी देखिए वाई डायरेक्शन में फोर्स को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, आर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ मैं। आपका आर वाई रहेगा इक्वल टू एफ साइन एल्फा प्लस पी कोस एल्फा, ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स रहेगा, वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स रहेगा वो क्या है, वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स रहेगा इन दोनों रोल्स को सेपरेटिंग फोर्स रहेगा, तो वो अलग अलग करने की ट्राई करेगा रोल्स को, तो उसको बोलते हैं रोल सेपरेटिंग फोर्स, रोल सेपरेटिंग फोर्स या रोल फोर्स भी बोल देते हैं इसको हम, रोल फोर्स भी बोल देते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ एस से, ठीक है। रोल फोर्स जो है एफ एस से डिनोट करते हैं। इसको हम निकालने के लिए यूज़ करेंगे, इसको निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया से, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, जैसे प्रेशर इनटू एरिया, और यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा ये एवरेज प्रेशर रहेगा। और जो भी प्रेशर इसमें होता है यूज, जो प्रेशर रहता है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। प्रेशर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, कंटिन्यूसली आपका प्रेशर चेंज हो रहा है। जब स्टार्ट में इंटर किया सीट ने और जब एग्जिट करेगी सीट लेगिंग टू लीडिंग साइड, जब एग्जिट करेगी तो प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे अभी और इसलिए हम एवरेज प्रेशर लेंगे, प्रेशर जो होगा एवरेज प्रेशर लेंगे। और जो इसका जो आपका ये रहेगा, पहले जैसे वेलोसिटी का है, आपको शायद लास्ट टाइम मैंने याद नहीं कि बताया था कि नहीं, तो ये प्रेशर का वेरिएशन है, तो एवरेज प्रेशर है इस केस में हम लेंगे। तो और एवरेज प्रेशर निकालने के लिए इसमें प्रेशर इनटू एरिया कर रहे हैं, फोर्स निकालने के लिए सेपरेटिंग फोर्स प्रेशर इनटू एरिया रहेगा। तो एरिया क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया। तो रोल जो आपका है, रोल के और उसके बीच में रोल के बीच में यहाँ पे जो एरिया रहेगा ये कैसे निकालेंगे, एरिया कौन सा एरिया है, ये एरिया जैसे आपका उसका विड्थ रहेगा और आर्क लेंथ है, ये कॉन्टैक्ट लेंथ है इसका, तो ये वाला एरिया है, ये कॉन्टैक्ट लेंथ हो गया और ये इसका विड्थ हो गया बी, तो ये वाला एरिया रहेगा कॉन्टैक्ट एरिया। तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या है इसमें, कॉन्टैक्ट एरिया आपका रहेगा L इंटू बी। तो जो रोल सेपरेटिंग फोर्स है, रोल फोर्स क्या रहेगा, P एवरेज प्रेशर इंटू कॉन्टैक्ट एरिया, दैट इज़ L इंटू बी, ये हो जाएगा आपका P एवरेज इंटू ये कॉन्टैक्ट लेंथ क्या है L, R इंटू डी था ना, अंडर रूट R इंटू डी इंटू बी, ये सेपरेटिंग फोर्स के लिए है। तो जितना R ज़्यादा होगा, R मतलब रोल का डाया जितना बड़ा होगा, रोलर जितना बड़ा होगा उतना ही आपका ये फोर्स जो है रोल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए रोल फोर्स को कम, हम चाहते हैं कि रोल फोर्स शुड बी लेस इनफ, कम रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें रोल डाया कम रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्मॉल साइज इसके लिए हमें रोल डाया कम रखना पड़ेगा, उसके लिए हम स्मॉल साइज़ के रोलर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें हम एक से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे बेकिंग रोल यूज़ करते हैं, जैसे टेंडम मिल में रहता है। तो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या होता है टेंडम मिल और ये सब, तो ये भी आपका एक रहेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा कि रोल साइज़ बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, तो रोल साइज़ बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, इसलिए हम कम करना चाहते हैं, रोल साइज़ हम कम रखते हैं। सिमिलरली इसमें एक टॉर्क भी रहता है, टॉर्क जो रहेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस या मूवमेंट आर्म जो बोलते हैं, मूवमेंट आर्म लेंथ, उसका लेंथ F इंटू आर्म लेंथ मतलब A हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू A, यहाँ पे हो गया। ये A क्या है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका, उसका डिस्टेंस सेंटर से, ये रोलर है उससे कितना दूरी पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस इसको A ले लिया हमने। इस तरह रहेगा आपका टॉर्क आर्म रहेगा, ये मोमेंट आर्म रहेगा टॉर्क निकालने के लिए। पावर ऑफ रोल्स क्या रहेगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जब टॉर्क दिया हो 2 पाई N T,
बाय 60। ये एक रोल के लिए है। एन क्या है, जो रोटेशन उसका रोल का रोटेशन स्पीड, टी टॉर्क हो गया। और टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर में क्या होगा, दो रोल्स है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 पाई एन टी बाय 60 इंटू 2। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है, ये आपको याद रखना है। तो अभी जो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, बट एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू 10 अल्फ़ा होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैकेनिक्स में या अपने मशीन जो मर्चेंट सर्कल डायग्राम में भी देखा होगा, म्यू इक्वल टू 10 बीटा भी था। और बीटा वहाँ पे क्या था, बीटा वहाँ पे था आपका जो फ्रिक्शन एंगल था बीटा। तो अगर हम फ्रिक्शन एंगल के साथ कोरिलेट करना चाहिए इस एल्फा को, तो कैसे होगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 10 बीटा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बीटा इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके इसमें बीटा इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन एंगल जब एंगल ऑफ बाइट के इक्वल होगा, उस केस में भी ड्राफ्ट मैक्सिमम होगा। तो ये इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी और ज़्यादा वीडियो का लेंथ ना बढ़ जाएगी ज़्यादा, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ मिल्स, और ये जो थोड़ा पार्ट इसका बचा हुआ वो। ओके, अगर आपको ये ठीक लगा वीडियो, आपको कुछ हेल्पफुल है, तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ओके, थैंक यू।